गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, जो भी जैसे मुझे देख रहा है उस हिसाब से। सो ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर विच इज कॉल्ड बोनस एंड राइट इशू। राइट, दो टाइप के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे। एक जो मेरे लाइव लेक्चर्स, फेस टू फेस लेक्चर्स मुझसे पढ़ते हैं पुणे में, अब ये लेक्चर वो अपने घर पे बैठ के देख रहे होंगे क्योंकि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टूडियो रिकॉर्डिंग। ओके, और दूसरे वाले बच्चे जो वैसे भी वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल सेंटर्स पे या फिर जिन्होंने पेन ड्राइव लिया है वो देख रहे होंगे। तो उनको तो वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये लेक्चर वैसे मैं एक्चुअली में फेस टू फेस वाले बच्चों को मैंने वादा किया था कि मैं ये लेक्चर, जो बोनस का राइट इशू का जो लास्ट लेक्चर रहेगा, वो मैं एक जब अब लास्ट लेक्चर लेंगे तो वो एक रिवीजन करके हम इसको लेंगे। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बचा हुआ है, हम पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एक क्विक रिवीजन लेंगे 10-15 मिनट का। मैंने उनको वादा किया था कि हम एक ओवरऑल रिवीजन लेंगे नाउ। बट क्योंकि कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से छुट्टियां हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर 31 तक छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं। सभी पेरेंट्स के भी कॉल आ रहे थे कि बच्चों को वापस भेजा जाए। सो वी फाइनली ऑल फैकल्टीज हैव डिसाइडेड कि यार अब लगता है कि अपने लेक्चर्स स्टूडियो में बैठ के ही खुद से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, सो दैट बच्चों को हम टाइमली लेक्चर्स प्रोवाइड कर सके। सो नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दीज लेक्चर्स आपके लिए। तो चाहे आप मेरे फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं जो करंट बैच चल रहा है, जिनकी अभी छुट्टी चल रही है, चाहे आप वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं, चाहे पेन ड्राइव लिया है, सबके लिए ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, फेस टू फेस स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यस, आपने फेस टू फेस बैच ज्वाइन ही इसलिए किया था कि ताकि आपको फेस टू फेस का अलग ही एडवांटेज मिल सके। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम, मतलब अनअवॉइडेबल चीज़ है जिसके लिए हमें छुट्टी देनी पड़ी है। और अब आपको पेन ड्राइव क्लासेस, मतलब आपको घर पे बैठ के लैपटॉप में, मोबाइल में पे बैठ के आपको देखना पड़ेगा। सो डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, क्योंकि आप ये समझिए कि जो अदर बच्चे होते हैं अपार्ट, जो फेस टू फेस क्लासेस नहीं करते हैं, एटलीस्ट वो भी घर पे बैठ के आराम से समझ लेते हैं। पेन ड्राइव स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो समझ लेते हैं। तो फेस टू फेस स्टूडेंट्स प्लीज डोंट बी पैनिक, है ना, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बाकायदा एक एक करके आराम आराम से होता जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इस सेशन में आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि मैंने जो लेक्चर नंबर जो इससे जो पहले लिया था, इससे जो पहले वाला जो मेरा लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने आपके साथ कई सारी बातें की थी कि बेसिक्स की बातें की थी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवाने के बाद मैंने आपको डेप्रीसिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है ना। पर अब फाइनली हम इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होने के बाद फिर अपन एक क्विक रिवीजन करेंगे बोनस एंड राइट इशू के पूरे चैप्टर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी अपनी बुक में निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिए। एक तो क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई भी किया हो, और किसी किसी का हो भी गया होगा, किसी किसी का, अगर जिन लोगों ने ट्राई किया होगा तो किसी किसी का हुआ होगा, किसी किसी का नहीं हुआ होगा। दिक्कत उसमें यह थी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने नहीं दिया हुआ है आंसर बुक में, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले पूरा सॉल्व करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाएंगे समझने के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे, जब आप मुझे सुन रहे हो, मुझे आप देख रहे हो, जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो उस टाइम पे अगर आपको लिखना है तो लिखते भी जाओ, बट सुनने पर ज्यादा कंसंट्रेशन। और जब मैं साथ साथ लिखवाता जा रहा हूं, सॉल्व करवाता जा रहा हूं, तो आपको साथ साथ सॉल्व करते हुए जाना है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब मैं सॉल्व करवाते जा रहा हूं तो आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कॉपी पेस्ट हो रहा है कि सर चलो सर ने ये फिगर लेके आए, हम भी ये फिगर लिख देते हैं। आप खुद भी ट्राई करिए वो फिगर फाइंड आउट करने का, कैलकुलेशन करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज टेकन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस प्रैक्टिस मैनुअल। पीएम मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस मैनुअल की बात चल रही है।
ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, वैसे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, पर मैंने ही बोला था कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा जरूर, खुद से करवाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सुभाष लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। सबसे पहले तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन में कर दीजिए रुपीज इन थाउजेंड्स। ये सारे फिगर्स जितने भी हैं वो 000 में है, मतलब जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं वो सब राउंडिंग ऑफ है, सब थाउजेंड्स के फॉर्म में डिनोट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, सब थाउजेंड्स के फॉर्म में डिनोट किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आ रही हैं? लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की डेट में भी 31 मार्च 2015 कर दीजिएगा, इस 2015 है ये, दिस इज नॉट 2012, 2012 गलती से लिखा आ गया, ये 2015 है। देन बैंक, उसके बाद एडजस्टेड परचेज। सर ये एडजस्टेड परचेज क्या होता है? जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बताऊंगा। फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट 10%, इंटरिम डिविडेंड पेड 9। इंटरिम डिविडेंड पेड क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिट साइड में। उसके बाद 10% डिबेंचर्स। अगर आप डिबेंचर्स को ध्यान से देखेंगे, 100 का 10% अगर करोगे आप, 100 का 10% करोगे तो 10 रुपीज होता है। 100 का 10% करोगे तो 10 रुपीज होता है, और वो 10 रुपीज का डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट करेक्टली कैलकुलेट किया गया है। बस हम एक क्रॉस चेक कर रहे हैं। कल को अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 7 और 100 का 10% तो 10 होता है, और यहाँ लिखा होता 7, तो हम ये समझ जाते हैं कि इन्होंने फिलहाल 7 रुपीज का पेमेंट कर दिया है और 3 रुपीज का अभी पेमेंट नहीं किया है, जो कि हमें अभी उसको 3 रुपीज को प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, मतलब हमें उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, हमें उसकी 3 रुपीज की एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड सस्पेंस अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस सस्पेंस अकाउंट? इसके बारे में भी चर्चा होगी। ये बैलेंस शीट डेट कौन सी है? 31 मार्च 15। नाउ कम टू द पॉइंट्स। ऑन 31 मार्च 15, मतलब 31 मार्च 15 जो बैलेंस शीट डेट है, उसी दिन की लास्ट, मतलब इस ईयर की लास्ट डेट पे द कंपनी इशूड बोनस, कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन 1:3। बोनस शेयर्स कंपनी ने 1:3 में दिए। आप अगर ऊपर शेयर कैपिटल देखेंगे, ध्यान से देखिए, आप अगर ऊपर शेयर कैपिटल देखेंगे तो 150 का दिखेगा, ठीक है ना, 150 का दिखेगा। ये बोल रहा है नो एंट्री रिलेटिंग टू दिस हैज येट बीन मेड, मतलब अभी तक बोनस की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब अगर बोनस की एंट्री नहीं हुई है तो जो ये अमाउंट आपको दिख रहा है 150 का, 150 और रुपीज इन थाउजेंड्स हो गया, तो 1,50,000 का जो ये अमाउंट आपको दिख रहा है, ये शेयर कैपिटल अभी इसमें बोनस शामिल नहीं हुआ है, अभी इसमें बोनस की एंट्री पास नहीं हुई है, मतलब दिस 1,50,000 इज विदाउट द इफेक्ट ऑफ बोनस, ठीक है। ये 150 में बोनस का इफेक्ट शामिल नहीं है, ठीक है। तो सर क्या करना चाहिए हमें? हमें बोनस की वर्किंग करनी पड़ेगी। बोनस की वर्किंग करेंगे, सबसे पहले हम बोनस की वर्किंग करेंगे जब सॉल्यूशन 10, हमारी पहली जो वर्किंग रहेगी वो बोनस की वर्किंग रहेगी 1:3 में। तो हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है विदाउट बोनस वो कितना है? 1,50,000, और ये 10 रुपए का शेयर है, तो फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हुए? 15,000। आउटस्टैंडिंग शेयर्स 15,000 हुए, और बोनस का रेशियो क्या है? 1:3। 1:3 का मतलब होता है 3 के बदले 1। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, पीछे से चलते हैं, 3 के बदले 1। तो देयरफॉर बोनस नंबर ऑफ शेयर्स, बोनस नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 5,000। सर कैसे 5,000? 15,000 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो आजकल 5,000 आता है, ठीक है, तो 5,000 नंबर्स हो जाएगा। और बोनस का अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ
बोनस कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपीस का अमाउंट हो जाएगा। सर हम बोनस कहां से देते हैं? एक तरीके से अपना ये रिवीजन ही हो रहा है, एक तरीके से मान लीजिए मैं जो आज के लेक्चर में रिवीजन करवाने वाला हूं, आप इसको रिवीजन ही ले सकते हो। सर हम बोनस कहां से देते हैं? सर हम बोनस देते हैं या तो सीआरआर से, सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको याद होगा सीआरआर कहां से बनता है? सीआरआर बनता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने पर या फिर इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने पर, ठीक है। तो हम बोनस देते हैं या तो सीआरआर से, ठीक है। अगर सीआरआर नहीं है तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हम बोनस देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, हम बोनस देते हैं जनरल रिजर्व से, P&L से। तो क्या हमारे पास इस ट्रायल बैलेंस में आपको सीआरआर दिख रहा है कहीं पर? हमने अभी पूरा ट्रायल बैलेंस देख लिया, सीआरआर नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा? हमारे पास ऑप्शन बचेगा 65 का जनरल रिजर्व, 36 का P&L और 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम। हम इनमें से दे सकते हैं, राइट? हम इनमें से दे सकते हैं, हम इनमें से दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर मैंने आपको कहीं लिखवाया भी था कि हम बोनस कहां कहां से दे सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको लिखवाया भी था और मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था। जनरली हम सीक्वेंस कौन सा फॉलो करते हैं गाइस? जनरली हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, सबसे पहले अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम से बोनस देते हैं, राइट? मैंने आपको कहीं लिखवाया था, ये लिखा भी हुआ है वैसे यहाँ से। सीक्वेंस देखोगे ध्यान से, सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर P&L। तो बोनस क्यों देने के लिए सबसे पहले सीआरआर या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर जनरल रिजर्व या फिर P&L। चलो, तो आप मुझे ये बताइए, जो हमने ये अभी सॉल्व किया 50,000 रुपीज आया, इस 50,000 को हम कहां से यूटिलाइज करेंगे? हमारे पास तीन ऑप्शन है, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, जनरल रिजर्व। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 20 का है, बाकी का हम क्या यूज करेंगे? जनरल रिजर्व। तो हम यहां लिखेंगे यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, बैलेंस फ्रॉम जनरल रिजर्व 30,000, ठीक है। सर बोनस की एंट्री क्या होती है? वो तो आप सोचो, क्या एंट्री होती है बोनस की? हम रिजर्व्स को डेबिट कर देते हैं, रिजर्व्स को डेबिट कर देते हैं, राइट? तो एंट्री होती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट। यहां पर हमारी एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। आपको क्या करना है सर? आपको एंट्री जो मैं बोलता जा रहा हूं उस वर्किंग के साइड में आपको एंट्री करते हुए जाना है, उस वर्किंग के साइड में आप एंट्री करते हुए जाइए, ठीक है। एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, जनरल रिजर्व 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं शॉर्ट में एंट्री कर रहा हूं। सर दो दो एंट्री क्यों नहीं कर रहे हो? एक्चुअली क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सुभाष लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। योर आंसर शुड इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड फिक्स्ड एसेट, इग्नोर प्रीवियस फिगर्स। यहां पर कहीं पे भी जर्नल एंट्री नहीं बोला है, तो इसीलिए अपन जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं इस क्वेश्चन में वो सिर्फ एज अ वर्किंग की तरह कर रहे हैं। और जब हम वर्किंग की तरह कर रहे हैं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम पूरा पूरा जर्नल एंट्री करें। जिन बच्चों को जर्नल एंट्री समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो चाहे तो ऐसी एंट्री कर सकते हैं। कैसी? यहां पहले वो लिखेंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पहली एंट्री। दूसरी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50। मतलब वो आपके ऊपर है, आप ये दो एंट्री भी कर सकते हो, आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो एज अ वर्किंग नोट की तरह। चलिए, तो इससे आपका बोनस का फंडा क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ध्यान से देखो, बोनस इशू करने से क्या हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमें बढ़ाना पड़ेगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि अभी आपका करंट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1,50,000, और उस 1,50,000 मतलब 15,000 शेयर्स, और अभी आपने बोनस कितना दिया?
5,000 शेयर्स, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20,000 शेयर्स, और हमारा ऑथराइज कितना है? 25,000 शेयर्स। तो इसका मतलब हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ दो। तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द असेट एट 1,80,000। कंपनी अपने लैंड को रीवैल्यू कर रही है, बेच नहीं रही है। इसको आप ये मत सोचना कि कंपनी ने अपना लैंड 1,80,000 में सेल कर दिया। नो 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 नो, कंपनी की बुक्स में आप ध्यान से ऊपर आप ढूंढो, कहीं पर आपको मिलेगा डेबिट या क्रेडिट साइड में। लैंड ऑब्वियसली एसेट होता है तो डेबिट साइड में मिलेगा। तो आपको लैंड सबसे पहला फिगर दिख रहा है 1,10,000, 110। तो कंपनी अपने लैंड को रीवैल्यू कर रही है, मतलब कंपनी को लगता है कि लैंड की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो कंपनी ने वैल्यूअर से, इंडिपेंडेंट किसी बाहर के वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाया और वैल्यूएशन मिला 1,80,000 का। जब आप अपनी किसी असेट को रीवैल्यू करते हो तो इसके ऊपर AS 10 लगता है। AS 10 का नाम होता है PPE। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े हैं, बट सिर्फ ऐसे ही नाम बता रहा हूं, आगे जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। जब आगे मैं आपको बातें बताऊंगा तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ सर ने ऐसा बोला था, AS लगता है। तो AS कहता है कि जब भी आप अपनी असेट की रीवैल्यूएशन करते हो और अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू को इंक्रीज करते हो, तो जितना भी आपका गेन होता है, जैसे 1,10,000 आपका दिख रहा है और नीचे उसने क्या बोल दिया 180, तो एक्चुअली आपका गेन 70,000 का हुआ। ऑल्दो ये गेन आपका रियलाइज्ड नहीं है, मतलब आपने कोई सच्ची मुच्ची में प्रॉफिट नहीं अर्न किया। सच्ची मुच्ची में तो प्रॉफिट तब अर्न करोगे ना जब आप इस लैंड को बेचोगे। तो आपने ये सच्ची मुच्ची में प्रॉफिट अर्न नहीं किया, बट आपको ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट तो दिख रहा है बट रियलाइज नहीं हुआ है। प्रॉफिट तो दिख रहा है ना। सोचो तुम्हारे पास एक लैंड है 1,10,000 की, तुम्हें मालूम पड़े उस लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, तो तुम खुश होगे कि नहीं होगे? बट तुम ज्यादा खुश नहीं होगे क्योंकि तुमने वो बेचा थोड़ी है, तुम्हें वो पैसा मिल थोड़ी गया। तो इसीलिए 70,000 को हम कहां डालते हैं? AS बोलता है जब भी आप अपनी एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना चाहिए। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व एसेट के रिवैल्यूएशन से आता है। तो चलो दूसरा वर्किंग नोट, ये पहला वर्किंग नोट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वर्किंग नोट की, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, ठीक है, एट 180। तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट। सर क्यों डेबिट? क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 70,000। हमने ये वर्किंग कर ली कि लैंड की हमने वैल्यू बढ़ा दी। अंडरस्टूड गाइस? हमने लैंड की वैल्यू बढ़ा दी। गाइस क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, फेस टू फेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो बच्चे पेन ड्राइव में पहले से ही देख रहे हैं जो और वर्चुअल में देख रहे हैं, तो वो थोड़े से यूज टू होंगे कि वर्चुअल क्लासेस कैसे देखी जाती हैं। पेन ड्राइव वालों के पास तो ऑप्शन होता है कि वो बीच में स्टॉप करके लिख सकते हैं। फेस टू फेस वाले बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लिखा और मैंने स्क्रीन इधर उधर कर दी, तो आप बीच में स्टॉप करके साथ साथ लिखते जा सकते हो, ठीक है? ओके, ठीक है। तो ये वाला क्लियर, लैंड का हमने रिवैल्यूएशन। सर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां जाएगा? बेटा बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, इक्विटी के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, ठीक है सर। तो ये सेकंड पॉइंट, मतलब थर्ड पॉइंट भी हो गया। हाँ, उसके बाद देखो क्या लिखा है, डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%। अब इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर यहां लिखा हुआ है, इंटरिम डिविडेंड। सर ये फाइनल डिविडेंड क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? बेटा डिविडेंड डिविडेंड होता है। डिविडेंड का मतलब मैंने क्लासेस में आपको समझाया हुआ है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर होल्डर्स को। जब हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैश के फॉर्म में, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं।
मैंने ये भी बताया था कि डिविडेंड और बोनस में फर्क है। बोनस हमेशा नॉन कैश फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और डिविडेंड हमेशा कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिविडेंड इज नथिंग, डिविडेंड इज जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल। इंटरिम का मतलब होता है, या यूं कहें कि पहले फाइनल की बात करते हैं। फाइनल डिविडेंड मतलब पूरे साल भर का डिविडेंड, पूरे 12 मंथ्स का डिविडेंड। कंपनी ने पूरे साल भर में प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न करने के बाद कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पूरे साल भर का। सो फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज बिलोंग्स टू एनुअल पीरियड, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फाइनल डिविडेंड ऑलवेज बिलोंग्स टू एनुअल पीरियड। वो चिट निकालकर यहीं पर साइड में लगा लीजिएगा, इसी पेज पर लिखिएगा फाइनल डिविडेंड ऑलवेज बिलोंग्स टू एनुअल पीरियड, दैट मींस 12 मंथ्स। फाइनल डिविडेंड हमेशा पूरे साल भर का होता है, 12 महीने का, ठीक है। ये चिट निकाल के लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड मतलब किसी भी पीरियड का डिविडेंड जो पीरियड 12 महीने से कम है, जो पीरियड 12 महीने से छोटा है। इंटरिम डिविडेंड कंपनी क्यों देती है? कंपनी को अचानक से बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो गया और बहुत सारी कैश लिक्विडिटी पड़ी है। तो कंपनी ने सोचा कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो कंपनी ने सोचा कि थोड़ा बहुत तो डिविडेंड दे दो। तो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ही दे दिया जाता है, कुछ महीनों का। जनरली यूं समझो कि जैसे अप्रैल से लेकर कंपनी ने सितंबर तक अपने अकाउंट्स बनाए 6 महीने के। कंपनी को दिखा यार बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो 6 महीने बाद कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया 6 महीने का। सो ऐसा कोई भी पीरियड का डिविडेंड जो 12 महीने से कम का पीरियड का हो, उस पीरियड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड है चाहे फाइनल डिविडेंड है, डिविडेंड तो डिविडेंड होता है। और डिविडेंड कब कहां से देते हैं? प्रॉफिट में से। कहां से देते हैं? प्रॉफिट में से। तो डिविडेंड अगर प्रॉफिट में से दिया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अब इधर देखो ध्यान से, आपने पे किया इंटरिम डिविडेंड 9 रुपीस का, ये डेबिट साइड दिख रहा है। आपको पता है मतलब इसका क्या होता है? ये आपके ट्रायल बैलेंस में 9 रुपीस का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड दिख रहा है, मतलब आपने इंटरिम डिविडेंड की एंट्री की हुई होगी, आपने इंटरिम डिविडेंड को पे करने की एंट्री कर ली होगी। सर क्या एंट्री की होगी? टेक्निकली आपकी एंट्री हुई होगी इसकी, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर हाउ कैन यू से कि एंट्री यही हुई होगी? आई कैन से बिकॉज डेबिट साइड में इंटरिम डिविडेंड पेड दिख रहा है, मतलब ये लेजर का डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड में दिख रहा है मतलब ये लेजर का डेबिट बैलेंस है, मतलब इस अकाउंट को डेबिट किया गया होगा। और दूसरा पेड लिखा है मतलब हमने बैंक से पेमेंट किया होगा, तो डेफिनेटली एंट्री हुई होगी इंटरिम डिविडेंड। मैंने शॉर्ट में लिखा है एंट्री को, INT मतलब इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हुई होगी। मैं फिर से बोल दूं, डिविडेंड कोई भी हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, अल्टीमेटली वो सेट ऑफ, वो राइट ऑफ होगा जाके P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट से मतलब आप डिविडेंड दे रहे हो तो डिविडेंड कहां से देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अल्टीमेटली आपने भले यहां पर इंटरिम डिविडेंड को डेबिट कर दिया, अब हम यहां पर एक और डिविडेंड देने वाले हैं 10%। अल्टीमेटली ये पूरा डिविडेंड कहां जाएगा? P&L में जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप कहां से डिविडेंड देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस से डिविडेंड देते हो, ठीक है। मैंने आपको एंट्री भी बताई थी जब मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत बेसिक बोनस के चैप्टर में स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बोला था डिविडेंड की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू बैंक। ये मैंने फाइनल डिविडेंड की एंट्री बताई थी। तो सर इंटरिम डिविडेंड की एंट्री ऐसी वाली क्यों हुई है? अरे आप लॉजिक्स पर जाओ, आप रट्टाफिकेशन पे मत जाओ। भाई उसने इंटरिम डिविडेंड पे पहले कर दिया, P&L में जाके वो बाद में करेगा। इस इंटरिम डिविडेंड डेबिट को वो P&L में जाके माइनस कर देगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका आइए वर्किंग नोट बनाते हैं।
इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। डिविडेंड, इसमें पहले जो इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है पेड, वो 9,000 का है, उसकी एंट्री हो चुकी होगी, एंट्री ऑलरेडी पास्ड, तो बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पेमेंट एंट्री ऑलरेडी पास्ड, पेमेंट की एंट्री हो चुकी होगी, पर हमें उसको P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट 9,000, हमने इसको P&L में से लेस कर दिया। दूसरा, फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कितना है 10%। अच्छा, अब मुद्दा यह आता है कि सर ये 10% किसका, डिविडेंड 10%, सो सर ये 10% किस पे लगता है? बच्चों डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर देते हैं। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस का है तो आप 10 लाख रुपीस का परसेंटेज निकालोगे। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीस का है तो आप 8 लाख रुपीस पे परसेंटेज निकालोगे। अब आप अपने ट्रायल बैलेंस में चेक करिए कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। आपका पेड अप शेयर कैपिटल है 150,000, मतलब 1,50,000। आपका जो डिविडेंड निकलेगा वो 1,50,000 पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? 1,50,000 पे, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप 1,50,000 इंटू 10%, तो ये हो गया 15,000। सर एक डाउट है सर, ये 1,50,000 पे क्यों होगा? हमने तो बोनस भी इशू किया था 50,000 का, वर्किंग नोट नंबर 1 याद करिए सर। 150 का इक्विटी शेयर कैपिटल था, उसके बाद हमने बोनस इशू किया, तो सर अब टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल तो 2 लाख हो जाएगा। तो सर 2 लाख पे निकलेगा कि 150 पे? भाई 150 पे निकलेगा। क्यों सर? रीजन बताओ। बिल्कुल सही डाउट है ये आपका, अगर डाउट आ रहा है तो। गाइस बोनस आपने कब दिया है? ध्यान से देखिए, बोनस आपने दिया है ईयर एंड पे, ठीक है ना। इसको देखो ध्यान से, टाइम को देखिए, 31 मार्च 15। यहां पर स्टार्टिंग में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 होगा, यहां पर भी आपका 1,50,000 होगा, पर आपने इसके ऊपर क्या दे दिया? बोनस दे दिया 50,000 का। बोनस का इवेंट क्या है? इवेंट डेट क्या है? बोनस आपने कब दिया? 31 मार्च को। फिर आप डिविडेंड भी दे रहे हो। अब डिविडेंड भले आप 31 मार्च को दे रहे हो, पर डिविडेंड होता किस साल का है? पूरे साल का। डिविडेंड होता पूरे साल का है, तो कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी बोलेगी यार हम जो डिविडेंड देना चाहते हैं वो पूरे साल भर का देना चाहते हैं, और पूरे साल भर में 1,50,000 शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग था। बोनस तो एंड में दिया ना, बोनस तो 50,000 बिल्कुल एंड में दिया। हाँ, अगले बार के लिए शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो जो अगले साल हम डिविडेंड देंगे वो 2 लाख पे देंगे, पर इस साल का डिविडेंड हम 150 पे देंगे। सर नहीं समझ में आया। सिंपल सी बात है, पूरे साल भर 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 रुपीज शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग था। आखिरी में आके तेरे को कंपनी ने बोनस इशू किया। अब कंपनी तेरे को डिविडेंड भी देना चाहती है, डिविडेंड पूरे साल भर का है। पूरे साल भर में तेरे पास कितने शेयर रखे थे? पूरे साल भर में बोनस को छोड़कर, बोनस तो तेरे पास आखिरी में आया ना। पूरे ईयर में आउटस्टैंडिंग तेरे पास कितने शेयर्स पड़े थे? 1,50,000। तो जितने आउटस्टैंडिंग होते हैं उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। बोनस मिला 31 मार्च को, तो वो अगले साल पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहेगा, पूरे साल भर ड्यू रहेगा। अप्रैल में 150, जून में मई में 150, जून में 150, जुलाई में 150, ठीक है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने 150 150 रहा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो 150 150 150 रहा। ईयर एंड में जाके वो 2 लाख हो गया। उस चक्कर में बोनस कभी नहीं देते। ये रूल है, गवर्नमेंट रूल है कि आपको आपका जितने साल भर आपका जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग था, आप उतने के ऊपर ही डिविडेंड दोगे, ठीक है।
सर अगर ओपनिंग में 150 था, मैं डाउट क्रिएट कर रहा हूं एक, सर बोनस अगर हम मिड ऑफ द ईयर में देते तो बात अलग हो जाती। फिर साल भर में से 6 महीने आउटस्टैंडिंग की तरह 150 और बाकी 6 महीने आउटस्टैंडिंग की तरह 2 लाख, तो मैं जो डिविडेंड देता वो 6 महीने का डिविडेंड 150 के ऊपर देता और 6 महीने का डिविडेंड 2 लाख पे देता। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से होता है। तो डिविडेंड कितना पे किया हमने? 15,000। सर इसकी एंट्री क्या होगी? हाँ, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू डिविडेंड पेबल 15,000। बस सर पे नहीं करेंगे, अभी पे नहीं करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। ये देखिए क्या लिखा है, डिक्लेयर्ड। अगर लिखा होता डिक्लेयर्ड एंड पेड तो मैं पेमेंट वाली एंट्री कर लेता। पेमेंट वाली एंट्री क्या होती? पेमेंट वाली एंट्री क्या होती? डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिविडेंड पेबल टू बैंक। क्योंकि लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड तो मैं पे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला वर्किंग नोट समझ लीजिएगा, ये वाला वर्किंग नोट, राइट। चलो नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के रिलेशन में आप ट्रायल बैलेंस में ढूंढे जाके सस्पेंस अकाउंट के नाम पे कुछ फिगर दिख रहा होगा, जाइए और ये भी चेक करिए कि डेबिट साइड दिख रहा है कि क्रेडिट साइड दिख रहा है। सिर्फ दिखने से मतलब नहीं है, ये भी चेक करो कि डेबिट साइड दिख रहा है कि क्रेडिट साइड दिख रहा है। सर क्रेडिट साइड में दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट 2000, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 2000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड। जो 2000 रुपए क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, वो क्या है? 2000 रुपए मिला है, 2000 रुपए आया है, तभी तो क्रेडिट दिख रहा है। अगर गया होता तो डेबिट दिखता। तो 2000 रुपीज कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1/4/14। 1/4/14 सेल कब कर रहा है? 1/4/14 मतलब ईयर के बिगिनिंग में एक मशीन बेच दी। द कॉस्ट ऑफ द मशीन, जो मशीन बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5000 एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है? 4000। आई मस्ट से कि तुम्हें मैंने एक डेप्रीसिएशन पर एक लेक्चर दिया था, जस्ट बोनस का जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था, उस लेक्चर में मैंने आपको डेप्रीसिएशन के बारे में बताया था। ठीक है ना, मैं अभी शॉर्ट में फिर से डिस्क्राइब कर लेता हूं क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था तो अभी वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन की अगर मैं आपसे कभी एंट्री पूछूं तो मुझे आप क्या एंट्री बताओगे? डेप्रीसिएशन को दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, दो में से कोई भी एक तरीके से। पहला, या तो आप एंट्री करते हो डेप्रीसिएशन डेबिट टू असेट और आप इस डेप्रिसिएशन को डाल देते हो P&L में, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और आपके असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। दूसरा तरीका होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या फिर रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व बोलो या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, इट इज वन इन द सेम थिंग। एंड इफ यू रिमेंबर, डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर हुआ करता था तुम्हारे फाउंडेशन में, और अगर तुम डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो भी ये बेसिक्स है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ना कभी बीकॉम में पढ़ा होगा। बट ऐसा मतलब नहीं कि मैं पढ़ा होगा तो मैं नहीं समझा रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन की दो तरीके से एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने इस वाले मेथड में आपने असेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं की, आपने इंस्टेड एक प्रोविजन बना लिया। इसको तो एज यूजुअल आप P&L में ट्रांसफर कर दोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये तो चला गया तुम्हारे P&L में। ठीक है ना, ये प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक लायबिलिटी नहीं है। मैंने एक लास्ट
लेक्चर में भी यही बोला था कि मैं हाथ जोड़ के प्लीज आपके साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी मत बोलना। और अगर तुमने कहीं पे भी ये सीखा हुआ है तुम्हारे स्कूल डेज में, तुम्हारे फाउंडेशन डेज में, तो तुमने गलत सीखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी नहीं होता। प्रोविजन सिर्फ लिखना एक लायबिलिटी नहीं हो जाती। ये प्रोविजन फॉर जो डेप्रिसिएशन है ये असेट में से रिड्यूस होके दिखेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो योर प्लांट एंड मशीनरी इज बीइंग शोन एट 3,85,000। 385 मींस 3,85,000 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज शोन एट 86,000। दैट मींस इफ वी मेक वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ वन मशीन। तो पहले ध्यान से देखिए, कॉस्ट, असेट की कॉस्ट कितनी है? 3,85,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 86। इसको थोड़ा सा और डीपली समझो। अगर मैंने समझाया भी था, मैं इवन ढूंढ लेता हूं तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। हाँ, मैंने बताया था, ये देखो डेप्रिसिएशन को दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मेरे पास मान लीजिए एक 10 लाख रुपए की मशीनरी है और मान लीजिए मैं 10% का डेप्रिसिएशन लगाता हूं, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। और पूरा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ये प्रोविजन में जमा होता जाएगा। जब मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा आफ्टर 4 इयर्स वाली, तो उसमें मेरी मशीन कैसे दिखेगी? मेरी पीपीई मशीन कैसे दिखेगी? ग्रॉस वैल्यू दिखेगी 10 लाख, उसमें से 4 लाख का आज तक का डेप्रिसिएशन। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है कि आज तक जब से हमने मशीनरी खरीदी है, जब से लेकर 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2 साल पहले, 4 महीने पहले, जब से लेकर हमने मशीनरी खरीदी है, तब से लेकर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रोविजन माइनस होके दिखता है और नेट आपका असेट बैलेंस शीट में बाहर दिखता है। ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं? तो वैसे ही अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी मशीन की कॉस्ट 385 है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 86 है, दैट मींस 86,000 का डेप्रिसिएशन सिर्फ एक साल का नहीं है, आज तक का है। आज तक का मतलब जब से लेकर मशीन्स परचेज की गई हैं, यू कैन से शुरू से लेकर, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेकर, जब से कंपनी का बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक का डेप्रिसिएशन है 86,000। ठीक है ना? आज तक का मतलब ओपनिंग तक का, मतलब पिछले साल, मतलब अभी हमने देखना पड़ेगा कि करंट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कि नहीं। तो देखो करंट ईयर में वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एट 10%। वो बोल रहा है प्लांट के ऊपर अभी प्रोवाइड करना बाकी है, मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। सो गाइस, दो बातें हैं, व्हेन आई से डेप्रिसिएशन एंड व्हेन आई से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। डेप्रिसिएशन मतलब एक साल का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब आज तक का, कई सालों का। ठीक है? ठीक है बेटा? ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट। मुझे करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, पर उससे पहले ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। सस्पेंस में 2,000 रुपए कैश रिसीव्ड दिख रहा है फॉर सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1/4/14। मशीनरी कब बेची? ईयर के बिगिनिंग में। याद रखिएगा, ईयर के बिगिनिंग में। अगर तुम थोड़ी बहुत मशीन, अगर कोई मशीन तुम ईयर के बिगिनिंग में ही बेच देते हो, तो क्या पूरे साल भर का उस ईयर में, उस करंट ईयर में उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? नहीं। अगर तुम करंट ईयर में मशीन बेचते हो बिगिनिंग में ही, शुरू में ही,
तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर तुमने मशीन ईयर एंड पे बेचा तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो ऐसी कितनी मशीन थी? 5,000 रुपए की मशीन थी कॉस्ट, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक का है 4,000। मतलब 5,000 की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन थी, आज तक का 4,000 का डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है। तो सोचो, मन की भावनाओं से सोचो कि ये मशीन जो 5,000 की ओरिजिनली थी, जिसके ऊपर 4,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, सो टेक्निकली ये मशीन आज इसकी रिमेनिंग वैल्यू होगी 1,000 रुपए। कितनी होगी? 1,000। और 1,000 की मशीन को तुमने कितने में बेचा? 2,000 रुपीज में बेचा। कितने में बेचा? 2,000। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से माइनस कर रहे हैं मशीन सोल्ड वाला फिगर। कितने की कॉस्ट की मशीन गई? 5,000। उसके ऊपर आज तक का डेप्रीसिएशन कितना? 4,000। तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ मशीन कितना बचा? 380। और ये कब बेचा? 1/4 को। और ये कितना बचा? 82। ठीक है? ठीक है गाइस, लेट्स अगेन डिस्कस ऑन समथिंग ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बिकॉज क्या है, ये तो मैं यकीन से मान सकता हूं कि हर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में अकाउंट्स को लेकर क्लियर नहीं होता। ठीक है ना, दिक्कतें रहती हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं फिर से। एक मशीन लिया 1,00,000 रुपए का, ठीक है ना? कब लिया? 1/4/21 में। और उस पे तुम डेप्रीसिएशन हर साल लगाओगे 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो बताओ फर्स्ट ईयर में कितना लगाओगे? 10,000। एंट्री करोगे तुम डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर यही एंट्री करना जरूरी है, वो वाली नहीं? मैं जानबूझ के ये मेथड बता रहा हूं, वो वाली भी कर सकते हो, मैं ये मेथड बता रहा हूं, या दोनों मेथड करते हैं। चलो, पहला तरीका, दूसरा तरीका। यहां तुम एंट्री करोगे डेप्रीसिएशन टू मशीन 10,000 10,000, और यहां तुम एंट्री करोगे, दो ऑल्टरनेटिव है, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 10,000 10,000। सेकेंड ईयर में फिर से डेप्रीसिएशन लगेगा 10,000 का। एंट्री करोगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और यहां एंट्री करोगे डेप्रीसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। फर्स्ट वाले मेथड में बताओ, तुम मशीन की वैल्यू पहले साल 10,000 से कम कर चुके, मशीन की वैल्यू 10,000 से फिर से कम कर चुके सेकेंड ईयर में। तो मुझे बताओ थर्ड ईयर के बिगिनिंग में तुम्हारी मशीन कितने की दिख रही है? 80,000 की। अब ये मत बोलना कि 80,000 कैसे आया, ठीक है? 1 लाख का असेट है, उसमें से 10,000 माइनस किया तो 80,000 का तुम्हारा मशीन बचा। अब तुमने इसको सेल कर दिया, बिगनिंग में ही सेल कर दिया, शुरू में ही सेल कर दिया। सेल कर दिया 90,000 में, तुमने इसको सेल कर दिया 90,000 में। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की बात चल रही है, छोड़ो सेकंड ऑल्टरनेटिव। तुम क्या एंट्री पास करोगे? तुम्हारी मशीन 2 बार क्रेडिट 10,000 से हो चुकी है, आज तुम्हारी मशीन का रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है 80,000। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम अपनी मशीन को बेच रहे हो 90,000 में, तो तुम एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री करोगे बैंक डेबिट 90,000 टू मशीन 80,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल 10,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल
10,000, क्योंकि 80,000 की मशीन को 90,000 में बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। ये एंट्री तुम्हारी पास होनी चाहिए। मशीन तुम्हारी बुक्स में 80,000 की दिख रही थी, 80,000 की चली गई, राइट। पर जब ऑल्टरनेटिव 2 पे आती है बात, तो फर्स्ट ईयर में तुमने कहीं पे भी मशीन को डेबिट क्रेडिट नहीं किया, सेकेंड ईयर में तुमने मशीन को कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं किया। दैट मीन्स थर्ड ईयर के बिगिनिंग में स्टिल मशीन अकाउंट का जो बैलेंस दिख रहा है वो स्टिल 1,00,000 रुपए का ही दिख रहा है। तुमने मशीन को यहां पर क्रेडिट थोड़ी किया है, मशीन तो स्टिल 1,00,000 की है और डेबिट बैलेंस है। हाँ, अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आज तक का 10 और 10 एक्यूमुलेटेड जिसको बोलते हैं, आज तक का प्रोविजन 20,000 का क्रेडिट हो चुका है। वैसे तो अगर तुम इन दोनों को मिला के देखोगे तो तुम्हारी मशीन 80,000 की दिखेगी, 1,00,000 माइनस 20, पर अलग अलग अकाउंट दिख रहा है। तो बच्चों क्या होता है, अब ज्ञान को समझो। जब तुम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव अप्लाई करते हो तो कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जब तुम सेल करते हो तो डायरेक्ट तुम्हारी मशीन उसी वैल्यू पर दिख रही है, 80,000 पर ही दिखती है, तो तुम 80,000 पे ही क्रेडिट कर रहे हो। पर दिक्कत है इस वाले में, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में, एक्चुअली तुम्हारी मशीन 80,000 की है, तुम्हारी मशीन 80,000 की है, पर वो 80,000 की अभी दिख नहीं रही है, और अब तुम अपनी एसेट को बेच रहे हो। एसेट सोल्ड एट 90। तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव में जब भी ऐसे कुछ हो कि जब एसेट को हमें बेचना चाहिए, तो पहले हमें एक्यूमुलेटेड प्रोविजन को हटाकर और मशीन को रिवर्स करना चाहिए। मतलब अभी तक हम मशीन क्रेडिट नहीं कर रहे थे और प्रोविजन क्रेडिट कर रहे थे, तो अब प्रोविजन को मशीन से हटा दो, प्रोविजन को मशीन से डिडक्ट कर दो। तो प्रोविजन अभी तक तुमने क्रेडिट किया है, अब तुम डेबिट कर दो अभी तक का। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000। आज तक का प्रोविजन तुमने मशीन की कॉस्ट में से लेस कर दिया, तुमने एंट्री कर दी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तुमने आज तक जितना भी प्रोविजन लगाया था उसको तुमने मशीन से लेस कर दिया, ताकि तुम मशीन को आज उसकी औकात पे दिखा सको। मशीन दिख रही है अभी तक तुम्हारी बुक्स में 1,00,000 पे, पर एक्चुअली आज उसकी औकात 80,000 हो चुकी है। तुमने मशीन को 10 से कम नहीं किया है, तुमने इंस्टेड एक अलग अकाउंट में डाल दिया है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? अब तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों अकाउंट को मर्ज करके नेट मशीन दिखाना चाहते हो। अंडरस्टूड और नॉट? तो तुमने प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीन कर दिया। अब बताओ मशीन तुम्हारी कितने की दिख रही होगी? नाउ बुक वैल्यू ऑफ मशीन 80,000 की दिख रही होगी। अब तुम बेच दो मशीन को, क्या एंट्री पास होगी? सेम जो हमने किया था। ठीक है, ये एंट्री पास होगी। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि मतलब जब भी हम मशीन को बेचते हैं तो पहले ये चेक करना है कि यार ऑल्टरनेटिव नंबर 1 किया हुआ है कि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 किया हुआ है। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 मतलब जहां पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मशीन को ही डायरेक्टली क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये वाली। और सेकेंड ऑल्टरनेटिव में हमने मशीन को कुछ भी नहीं किया है, मशीन को टच भी नहीं किया है, ठीक है ना? तो अब हम मशीन से कम कर देंगे। क्लियर? ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो इसको। ये अलग से एग्जाम्पल था, तो इसको एग्जाम्पल को अलग से किसी पेज पे नोट करिए। जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके साथ नोट मत करिएगा, ठीक है? वैसे भी मैं ये लेक्चर स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको नोट कर सकते हो, ठीक है? वीडियो को अकॉर्डिंगली बीच में जहां लगे पॉज करके नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, अब यही कहानी शुरू होती है यहां पर। इसने क्या किया? इसने 5,000 की मशीन जिसके ऊपर 4,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है उसको बेच दिया। जब बेच दिया तो इसको क्या एंट्री पास करनी चाहिए? इसको एंट्री पास करनी चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000। एंट्री पास होनी चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 4,000
टू मशीन 4000, ठीक है। और दूसरी एंट्री पास होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू मशीन 1000। सर 1000 कहां से आया? 5000 की मशीन थी, तुमने उसमें से 4000 कम कर दिए हैं, तो रिमेनिंग बचा 1000। तो 1000 तुम और कम कर रहे हो, बाकी तुम्हारा हुआ प्रॉफिट ऑन सेल 1000। एंट्री ये पास होनी चाहिए थी, ये है तुम्हारी करेक्ट एंट्री। पर रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई? वो कह रहा है कि हमने 2000 रुपए कैश रिसीव किया और सस्पेंस में डाल दिया। 2000 रुपए कैश रिसीव करके सस्पेंस में डाल दिया, मतलब हमने मशीन कुछ भी नहीं किया। तो उसने रॉन्ग एंट्री पास कर ली, रॉन्ग एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सस्पेंस। तो रॉन्ग एंट्री ये है, करेक्ट एंट्री ये है। बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर, या फिर बीकॉम में पढ़ा होगा, ठीक है ना कहीं तो पढ़ा होगा। रॉन्ग करेक्ट एंट्री ये है, रॉन्ग एंट्री ये है। दोनों में देखो, यहां बैंक अकाउंट डेबिट 2000 से, यहां बैंक अकाउंट डेबिट 2000, मतलब बैंक तो ठीक डेबिट हुआ है। तो जो ठीक नहीं हुआ है उसको हटाओ, और जो होना चाहिए था उसको डालो। आपने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, जबकि सस्पेंस कहीं पर नहीं होना चाहिए, तो आप सस्पेंस को रिवर्स कर दो। एंट्री होनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000। और क्या होना चाहिए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो 4000 से। चलो सस्पेंस को हटा दिया। मशीन 4000 टू मशीन 1000, तो 2 बार, तो मैं एक कॉमन लिख देता हूं, टू मशीन 5000। और सही भी तो है, 5000 की मशीन जिसके ऊपर 4000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब अब बची है 1000 की, उसको तुमने बेचा 2000 में। और टू प्रॉफिट होना चाहिए, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये प्रॉफिट ऑन सेल तुम्हारा P&L में जाएगा 1000। दैट्स इट, ये तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। रेक्टिफिकेशन एंट्री है, एक बार देख लो इसको, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। रेक्टिफिकेशन एंट्री ठीक है, नोट कर लिया? तो ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 4 था, जिस पे मशीन को जो बेचने वाली एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। अब हमें, यार ये एग्जाम्पल बिल्कुल अलग ही है, ध्यान रखना। अब हमें लास्ट ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। अब हमें और डेप्रिसिएशन लगाना है करंट ईयर का, कितना? 10% ऑन कॉस्ट। अब तो आसान हो गया। अब मुझे बताओ, अगर 385 की एसेट थी, उसमें से 5000 की एसेट चली गई, तो रिमेनिंग कितनी बची? 380।
तो 380 पे डेप्रिसिएशन लगा लो। तो वर्किंग नोट नंबर 5 क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन remaining cost of machine at the rate of 10%, तो 380 कॉस्ट है, ये हो गया 38। सर एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट 38 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 38। सर आप ऑल्टरनेटिव नंबर 1 क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है, इस क्वेश्चन में प्रोविजन मेंटेन है, तो मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? अच्छा, इस कारण से आपका नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिकम्स, पहले वो कितना था 86 नहीं 82, क्योंकि हमने लास्ट वर्किंग में उसको हमने 86 में से 4 माइनस कर दिया था, 82 बचा था। उसमें हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 38 और ऐड कर रहे हैं, तो अब ये हो गया 1,20,000। और इसको क्या करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 38। ये जितनी भी मैं आपको एंट्रीज करवा रहा हूं ना, देखना अभी फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त, ट्रेडिंग P&L बनाते वक्त आपको ये काम आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर वर्किंग, राइट? एक बार देख लीजिए। चलो, सो गाइस अभी तक क्या क्या किया? पहला वर्किंग नोट, दूसरा वर्किंग नोट लैंड का, तीसरा वर्किंग नोट डिविडेंड का, चौथा डेप्रिसिएशन जिसको मशीन को सेल किया उसकी करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री, पांचवा डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, डन यहां तक। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, अब हमें क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सुभाष लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। हमें P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। याद रहे, हम जो P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे ये एक कंपनी है, तो हम शेड्यूल 3 के अकाउंट बनाएंगे। ऑल्दो शेड्यूल 3 का जो P&L और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैंने ऊपर आपके साथ स्टार्टिंग की बेसिक क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था, आपको याद होगा। स्टार्टिंग की बेसिक क्लासेस में मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं वर्टिकल बनाऊंगा बट ज्यादा फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज हमारा एक चैप्टर है जो हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ दिनों में करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज जो एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक्चुअली ये सिखाया जाता है कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो मैं उस चैप्टर में एक्चुअली शेड्यूल 3 पर बहुत सारी चर्चा करने वाला हूं, बट अभी मैं सिर्फ बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। आपको बस समझते जाना है कि ये फॉर्मेट होता है।
अभी आप ज्यादा उसमें डाउट्स मत क्रिएट करिएगा, अभी जैसा फॉर्मेट बनाते जा रहा हूं वैसा वैसा आप करते जाओ। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ईयर एंडेड 31 मार्च 15। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमें सबसे पहला आइटम चाहिए होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आपकी सिंपल भाषा में सेल्स। ढूंढो तो ट्रायल बैलेंस में कहीं सेल दिया हुआ है, ढूंढो ढूंढो। अब ना मैं ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल ही खाली कर देता हूं और एक एक आइटम जैसे जैसे होता जाएगा हम उसको टिक लगाते जाएंगे। ध्यान से देखोगे ये सेल दिया हुआ है 350 का, तो चलो लिख दो 3,50,000। फिर हम लिखते हैं अदर इनकम्स। अदर इनकम्स का मतलब इनडायरेक्ट इनकम्स, क्योंकि जो ये फॉर्मेट है P&L का, ये पुराने जमाने में जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाया करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, वो उसका मिक्स्ड करके हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अदर इनकम्स ढूंढे, अदर इनकम आप ढूंढोगे लैंड, प्लांट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक, एडजस्टेड परचेज, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस हैं। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरम डिविडेंड पेड, ये कुछ भी इनकम नहीं है। और इनकम पहली बात तो डेबिट साइड में होती भी नहीं है, इनकम क्रेडिट साइड में होती है। इक्विटी कैपिटल 10% डिवेंचर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। सर हाँ, ये नहीं ना सर, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। करंट ईयर में कोई अदर इनकम हुई है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम, सेल, ट्रेड पेबल, डिवेंचर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सस्पेंस अकाउंट, कुछ नहीं हुआ है। बट अगर आप नीचे जाओगे, सस्पेंस अकाउंट से याद आएगा आपको, आप वर्किंग में जाइए, वर्किंग नंबर 4 में जाइए, तो आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री मिलेगी जिसमें आपने प्रॉफिट ऑन सेल किया है। ये 1000 का भी तो आपका इनकम हुआ, अदर इनकम, तो मैंने इसको कट कर दिया। जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे आइटम मैं कट करता जाऊंगा। तो चलो हमने 1000 का अदर इनकम मान लिया, टोटल हो गया 3,51,000। अब हम लिखेंगे यहां पर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखना शुरू करेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब यहां पर हम सबसे पहले एक्सपेंस लिखेंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में ढूंढो, लैंड नहीं है, प्लांट मशीनरी नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल एक्सपेंस नहीं होता, इन्वेंट्री क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस नहीं होता, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। एडजस्टेड बैंक नहीं है, एडजस्टेड परचेज। सर ये एडजस्टेड परचेज आप बताने वाले थे। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, आप यहां पर इस क्वेश्चन में समझ लो, एडजस्टेड परचेज मतलब COGS, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। मैंने आपको COGS के बारे में बताया भी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। तो जो ये एडजस्टेड परचेज नाम लिखा है, मतलब ये परचेज में ओपनिंग और क्लोजिंग का तड़का लग चुका है, एडजस्टमेंट हो चुका है। तो फाइनली हम 160 लिखेंगे, ना हम ओपनिंग अलग से लिखेंगे ना हम क्लोजिंग अलग से लिखेंगे, हम एडजस्टेड परचेज लिखेंगे। तो इसका मतलब हमने ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग को एडजस्ट करके COGS लिख दिया। तो हम यहां लिख रहे हैं एडजस्टेड परचेजेस, एक तरीके से ये COGS है, ये हो जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है, चलिए टिक लगाते जाइए। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 30, 15, 15। चलो फैक्ट्री एक्सपेंस 30, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 15, सेलिंग एक्सपेंसेस 15। ठीक है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, ये सब आएगा। ठीक है, क्लियर गाइस? डिवेंचर इंटरेस्ट 10,
डिबेंचर इंटरेस्ट 10, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड, रुक जाओ, इंटरिम डिविडेंड पेड आप किसको पे करते हो? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स मतलब मालिक, ओनर्स। ओनर्स को जो भी पे करते हैं वो एक्सपेंस में ना लिख के प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस करते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। ये तुम्हारे एक्सपेंसेस हो गए। अभी कोई और एक्सपेंस बच गया क्या? चेक करते हैं वर्किंग से। वर्किंग नंबर 1, इसकी एंट्री थी सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व टू बोनस। ये बोनस कोई एक्सपेंस नहीं होता, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, कहीं पर भी ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्टली रिजर्व पे जाएगा, छोड़ दो। डिविडेंड, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड, हाँ P&L इंटरिम डिविडेंड P&L में आना चाहिए, बट वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आता है, याद रखिएगा। एक बार नेट प्रॉफिट निकाल लिया, सारे मेन खर्चे माइनस कर दिए, उसके बाद डिविडेंड लिखते हैं। सर क्यों? डिविडेंड किसको देते हो? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स। ओनर्स को जो भी पे करते हैं वो सबसे लास्ट में लिखते हैं, प्रॉफिट निकालने के बाद। अभी हमने प्रॉफिट नहीं निकाला। फाइनल डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिविडेंड, ये भी वही डिविडेंड है तो अभी बाद में लिखेंगे। डेप्रीसिएशन, हाँ डेप्रीसिएशन लिखना भूल गए। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां तो कहीं डेप्रीसिएशन नहीं है, 5वें नंबर आइटम में आपको ये दिख रहा होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन, तो ये हमने कट कर दिया, तो हमने डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन साल भर का 38। सर 38 क्यों आएगा? वही वाली बात, 38,000 साल भर का डेप्रीसिएशन है। दो चीजें होती हैं, एक होता है डेप्रीसिएशन, एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब साल भर का, प्रोविजन मतलब आज तक का, शुरू से लेकर। तो तुम करंट ईयर का प्रॉफिट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, तो तुम्हें करंट ईयर का डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा 38। तो सर ये क्या चीज है? 120 प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना। 120 प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब आज तक का डेप्रीसिएशन मशीन्स के ऊपर 120 लग चुका है, ठीक है। चलो अब तुम एक्सपेंसेस माइनस करोगे, अगर ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो तुम्हारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 83,000। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर टैक्स तो है नहीं, टैक्स नहीं है, टैक्स जीरो मान लिया, इसीलिए आफ्टर टैक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से तुम माइनस करते हो इंटरिम डिविडेंड और जो तुमने फाइनल डिविडेंड पे किया था, फाइनल डिविडेंड पेबल। मैं दिखा देता हूं, ये देखो, एक तो ये और एक ये, ठीक है। P&L टू इंटरिम डिविडेंड और P&L टू डिविडेंड पेबल, ठीक है। P&L टू डिविडेंड पेबल, तो मैं P&L डेबिट कर रहा हूं, ये P&L, ये P&L, और इंटरिम डिविडेंड भी खत्म हो गया क्योंकि इंटरिम डिविडेंड मेरे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था। 9,000 और 15,000 कितना आएगा? 59,000 का बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। नोट कर लो एक बार इसको। चलो अब बनाते हैं बैलेंस शीट, राइट। जो जो लिख लिया आइटम्स उनको टिक लगाना था, ये टिक लगा लिया, ठीक है। सस्पेंस को तो वैसे ही हटा दिया, मार दिया अपन ने सस्पेंस को, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन बैलेंस शीट पे।
बैलेंस शीट। March 15। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सबसे पहले पहला शेयर कैपिटल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो शेयर कैपिटल हम पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिख रहे हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट वाले कॉलम पर ध्यान दो। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 150, और इसके अलावा आपने, अब देखो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। मैं शुरू से बोलता आता हूं कि तुम अब इंटरमीडिएट में आ गए हो। सो क्या होता है इंटरमीडिएट में सम लेवल ऑफ मेच्योरिटी शुड बी देयर। लिखा हुआ है 150, हमने 150 लिख दिया, अरे सर दिमाग ही नहीं लगा वो वर्किंग, अरे हाँ वो तो बाद में ध्यान आया। अरे भाई वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि आपने एक वर्किंग की थी इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, बोनस के लिए, तो आपने बोनस 50,000 का बोनस भी दिया था, ठीक है, जिसके लिए आपने एंट्री की थी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। तो ये आपने शेयर कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। तो आपका टोटल शेयर कैपिटल 150 प्लस 50 कुल मिला के 2 लाख का हो जाएगा ना। दूसरा इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस मैं अंदर ही लिख देता हूं। सबसे पहले जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व आपके बैलेंस शीट में 65, ठीक है। क्या 65 के जनरल रिजर्व पर कोई असर पड़ा? हाँ पड़ा। आप ध्यान से देखिए, ये जनरल रिजर्व 30,000 का खत्म हो गया, तो यहां से माइनस करेंगे 30,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितना हो बचेगा 35। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 था, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 था, और आपने क्या किया 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म कर दिया। तो 20 में से 20 गया, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और कोई रिजर्व है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 36,000, तो वो लिख दो। और आपने P&L में लिखा था एंड में 59,000 ट्रांसफर, तो 59,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कितना हो गया 36 प्लस 59, ये हो जाएगा 95,000। एक और है रीवैल्यूएशन रिजर्व, बोला ना मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड 70,000। सर कहां है? वर्किंग नोट नंबर 2 पे आओ। ये 70,000 कट हो गया, ठीक है। थर्ड, अब क्या चीजें बची क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लायबिलिटी साइड और इक्विटी साइड कर रहे हैं तो हमें क्रेडिट बैलेंस देखना पड़ेगा। अब हमारा डिबेंचर 10% लिखना पड़ेगा 100 का। सो 10% डिबेंचर्स, ये आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज में, 100 मतलब 1 लाख। फिर करंट लायबिलिटीज में आपका आता है ट्रेड पेबल्स, आता है कि नहीं आता है? ये ट्रेड पेबल्स 26 का, ये लिख दो। मैंने आपको कहा है जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओ थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, हो सकता है कोई आइटम अचानक से बाद में मालूम पड़े जब हम चेक करें, ठीक है। तो अभी तुम छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल हो गया। सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड नहीं आता, असेट से लेस करके दिखता है, मैंने अभी बार बार बोला, ठीक है ना। अब आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहले लैंड से याद आया, लैंड को तुमने रिवैल्यू किया था, याद करो। तो ये लैंड डेबिट को भी मैंने काट दिया, तो
मैं लिख देता हूं यहां पर लैंड 1,10,000 प्लस 70,000 बढ़ा दिया 1,80,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को याद आया देखकर वर्किंग नोट नंबर बनाया था हमने 4, ये रहा, याद करो वर्किंग नोट नंबर 4 और वर्किंग नोट नंबर 5। तो अगर तुम प्लांट एंड मशीनरी को देखोगे तो मशीनरी तुम्हारी रिमेनिंग बैलेंस कितना दिख रही है 3,80,000, ठीक है ना, 3,80,000 तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस दिख रही है। तो तुम मशीन को यहां पर लिखोगे 380, जिसमें से तुम माइनस करोगे प्रोविजन, तो तुम्हारा प्रोविजन ये रहा 120 का, 120 का प्रोविजन जो बैलेंस शीट में जाएगा। तो 380 माइनस 120 मतलब 260, ठीक है, समझ में आई। पिछला प्रोविजन 86 था जिसमें से 4,000 का प्रोविजन आपने रिवर्स कर दिया क्योंकि आपने मशीन बेची थी, रिमेनिंग प्रोविजन बचा था 82। करंट ईयर में आपने 38,000 का और डेप्रिसिएशन लगाया तो टोटल प्रोविजन हो गया 120। टोटल प्रोविजन अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब 380 में से माइनस करके दिखाओगे। आपकी रिमेनिंग मशीन, टेक्निकली आपकी रिमेनिंग मशीन की जो औकात है वो है 2,60,000, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट दिख रहा था, हमने डेबिट करके हटा दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने 4,000 रुपए डेबिट कर दिया मतलब हटा दिया। मशीन हमने हटा दिया 5,000 से, तो इसलिए हम 380 में से 5,000 माइनस 385 में से 5,000 माइनस करके 380 दिखा रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल हमने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। बैंक अकाउंट का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका होगा तुम्हारे उधर बैंक में, कैश एंड बैंक बैलेंस में जो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। प्लांटर मशीनरी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स 48,000, ये आपके थे नॉन करंट असेट्स, अब लिख रहा हूं मैं करंट असेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 48,000, ठीक है बॉस। इन्वेंट्री 43,000, और बैंक बैलेंस 10,000, बैंक बैलेंस 10,000, ठीक है। ये मैं एग्जांपल तुम लोगों ने नोट कर लिया तो इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, कभी भी बैलेंस शीट ऐसे जल्दबाजी में टैली मत किया करो। अब वापस चलो वर्किंग नोट पे। पहला वर्किंग नोट बोनस, बोनस की हमने सारे इंपैक्ट दे दिए। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को इंपैक्ट दे दिया, जाके बैलेंस शीट में देखना। जनरल रिजर्व को दे दिया, ठीक है ना। बोनस टू इक्विटी से बोनस टू इक्विटी तो डेबिट क्रेडिट हो गया, माइनस हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दिया हमने 50,000 से। रिवैल्यूएशन में लैंड और रिवैल्यूएशन, लैंड भी 70 से बढ़ा दिया, रिवैल्यूएशन भी 70 से बढ़ा दिया। डिविडेंड, हाँ इधर आ जाओ। डिविडेंड में हमने 9,000 रुपए पेंडल से लेस कर दिया था ये, और यहां पर भी ये 15,000 हमने पेंडल से लेस कर दिया। पर जो इसका क्रेडिट इफेक्ट है डिविडेंड पेबल 15,000, तो ये तो एक लायबिलिटी हुई। देखो 15 डुअल इफेक्ट गाइस। ऐसे बच्चे जिनको अकाउंट्स में दिक्कत होती है मैं उनसे बात कर रहा हूं एक्चुअली। सबसे पहले ना तुम पहले अपना दिमाग में ये डालो कि ना अकाउंट्स में हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक चीज के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। 15,000 का मैंने डेबिट इफेक्ट दे दिया पेंडल में, मैंने माइनस कर दिया था पेंडल से, ठीक है, ये रहा। पर जो इसका दूसरा इफेक्ट होगा डिविडेंड पेबल 15,000, वो मेरा लाइबिलिटी है, तो मुझे इसको लाइबिलिटी में डालना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ हमने जगह बचा के रखी थी। तो यहां आ जाएगा डिविडेंड पेबल 15,000। सर तो जो इंटरिम डिविडेंड है वो भी दिखाओ। अरे भाई मेरे इंटरिम डिविडेंड पे कर चुका हूं। पेड और पेबल में फर्क होता है मेरी जान। पेबल, पेबल मतलब अभी पे करना बाकी है। पेड, पेड मतलब ऑलरेडी पे कर चुका हूं, ठीक है ना। तो ये कट हो गया। डेप्रिसिएशन वाला मैं सब कर चुका हूं, ये प्रॉफिट वगैरह अपन सब कट कर चुके हैं।
इधर डेप्रिसिएशन अपन P&L में डाल चुके हैं और प्रोविजन हमने 38,000 इसमें मिला के हमने 120 डाल दिया, दैट्स इट, डन। मेरे हिसाब से अब तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए, करो। 2,35,95 70 1,26 15 5,41,000। और ये 180 260 48 43 10,000 5,41,000। ठीक है बेटा, 541 541। सो दिस इज योर बैलेंस शीट और इससे पहले हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया। आप ये समझ सकते हो कि मैं जितना मुझे एक स्पीड मेंटेन करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में, मैं उससे 3 गुना स्लो स्पीड मेंटेन कर रहा हूं जानबूझ के, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि आपके शुरुआती दिनों में कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, शुरुआती दिनों में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने में टाइम लगेगा। तो मैं इसीलिए स्लो चल रहा हूं, मैं ये मान के स्लो चल रहा हूं कि धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ट होते जाएंगे, तो थोड़ा सा आप में स्पीड हल्की हल्की बढ़ती जाएगी। सो ध्यान रखिएगा, हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। अगर मैं अभी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूं, ठीक है ना, तो ये सोच के चल रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं और आप आगे चल के थोड़ा सा फास्ट होगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को 1 घंटे 1.25 घंटे में करना इज नॉट गुड थिंग। वो तो अभी मैंने आपको इतना इसलिए समझाया क्योंकि अभी मुझे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे, ठीक है। जब 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के करना शुरू हो जाएंगे, फिर अपन जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक जिनको बहुत स्लो लग रहा होगा ये लेक्चर, अरे सर क्या, तो उनके पास स्पीड का ऑप्शन है। दूसरे टाइप के बच्चे जिनको ये स्लो नहीं लग रहा होगा, बल्कि उनको लग रहा होगा चलो अच्छा एक एक चीजें हमने क्लियर हुई, तो वो लोग स्पीड में लेक्चर को मत चलाइएगा, स्पीड मत कराइएगा, नॉर्मल स्पीड पे ही चलाइएगा। तुम अगर ये लग रहे हो कि हाँ यार कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, अच्छा है, स्लो पढ़ा रहे हैं, तो फिर तुम स्पीड भी मत करना। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, तुम आराम आराम से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम स्पीड तुम फास्ट मत करना, इस नॉर्मल स्पीड पे ही लेक्चर्स को देखना। स्पीड भी बढ़ा दोगे तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज इसी के साथ हम अपना ये कह सकते हैं कि चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक रिवीजन बाकी है, रिवीजन करना बाकी है। तो मेरी बात एक काम करते हैं, तुम सबसे पहले ओवरऑल मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 को अपने सोल्यूशन अपनी बुक में से देख लो तुमने कैसे किया, विद इंक्लूडिंग एग्जाम्पल जो मैंने आपको साथ साथ करवाए। उसके बाद हम 2-4-5 मिनट बाद मैं आपको पूरे लेक्चर मतलब रिमेनिंग 10-15 मिनट में, 10-12 मिनट में मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा लेक्चर का कि हमने क्या क्या सीखा अभी, है ना, अभी मतलब हमने पूरे इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, राइट। प्लीज पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को एक बार खुद से अपनी कॉपी में रिवाइज कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
ओके, सो गाइस आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन खुद से ओवरव्यू कर लिया होगा। अब एक क्विक ओवरव्यू करते हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? इस चैप्टर को हम अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को हमें दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। हमने दो चीजें पढ़ी, एक बोनस इशू और एक दूसरा राइट इशू। टू बी वेरी फ्रैंक, बोनस इशू इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट इशू से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोनस इशू है। एग्जाम में बोनस इशू के चांसेस ज्यादा होते हैं आने के, राइट इशू के कम, क्योंकि राइट इशू में ऐसा कुछ ज्यादा चीजें कैलकुलेशन बेस पर नहीं है, बट राइट इशू में कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोनस इशू। गाइस, ये बोनस इशू क्या होता है? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस देना चाहती है, तो वो कहां से देगी? वो देगी फ्री रिजर्व्स में से। फ्री रिजर्व्स मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व या P&L। बट इससे भी पहले वो बोनस इशू दे सकती है, मतलब बोनस शेयर्स दे सकती है फ्री में। कौन से रिजर्व से? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन, नाम ही बता रहा है रिडम्पशन। अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या इक्विटी शेयर कैपिटल है और कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है, मतलब रीपे करना चाहती है, रीपे पैसे लौटाना चाहती है, जो कि लौटाना जरूरी होता है। पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम जब करते हैं, जो रिडीम करना जरूरी होता है, उस टाइम पे क्या होता है? कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फंड वापस करती है। इससे मिर्ची किसको लगेगी? मिर्ची लगेगी आउटसाइड शेयर होल्डर, आउटसाइड लाइबिलिटीज को, कि अरे यार कंपनी से पैसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है? कंपनी अगर अपने एग्जिस्टिंग फंड का उपयोग करके, अपने एग्जिस्टिंग असेट्स का उपयोग करके प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे कर रही है, तो अल्टीमेटली कंपनी की नेट असेट्स गिर रही हैं। कंपनी की नेट असेट्स गिरना एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे आउटसाइड लायबिलिटीज को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील आने लगता है। तो इसीलिए हम अपने आउटसाइड सिक्योरिटीज की इनसिक्योरिटी को वापस से ठीक करने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। उस रिजर्व का नाम होता है CRR। और वो रिजर्व क्रिएट कैसे करते हैं? हम अपने फ्री रिजर्व्स में से CRR में ट्रांसफर कर देते हैं उतना पैसा जितना हमने रिडीम किया है। ये करने का रीजन क्या होता है? हम ये करने से ये एश्योर करते हैं अपने आउटसाइड लायबिलिटीज को कि हमने अपने फ्री रिजर्व्स को ब्लॉक कर लिया। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आवर फ्री रिजर्व्स टू आवर शेयर होल्डर्स। सो हम अपने फ्री रिजर्व्स को कम कर देते हैं, अपने CRR में डाल देते हैं। CRR में अगर चला गया तो उतना पोर्शन ब्लॉक हो जाता है। मतलब हम ये कसम खा लेते हैं कि हम इतना पैसा जितना ब्लॉक कर चुके हैं, हम ये डिविडेंड के रूप में आगे पे नहीं करेंगे। मतलब हमारे यहां हमारे कंपनी से इतना पैसा रीपे नहीं होगा। इससे इन जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती है उनकी इनसिक्योरिटी वापस से सिक्योरिटी में बदल जाती है। ठीक है, तो CRR बनता है जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो। दूसरा CRR बनता है जब आप अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करते हो। उसका भी रीजन यही है, इक्विटी को बायबैक करना मतलब आप अपने ओनर्स को पैसा वापस कर रहे हो। अब चलती कंपनी में अगर आप अपने ओनर्स को पैसा वापस कर रहे हो तो मिर्ची तो लगेगी ना बाहर वालों को कि अरे यार ऐसा क्या हो गया, आप ओनर्स को पैसा वापस कर रहे हो। तो यही एश्योरिटी देने के लिए कि हम अपने ओनर को पैसा वापस कर रहे हैं, पर डोंट वरी, हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। फिर भी आप कह रहे हो तो हम अपने फ्री रिजर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं। हम अपने फ्री रिजर्व्स को ब्लॉक करते हैं मतलब हम कसम खाते हैं तुम्हारी या किसी की कि हम जितना ब्लॉक कर रहे हैं हम उतने के बराबर का डिविडेंड हम उनको कैश के फॉर्म में नहीं बांटेंगे, क्योंकि हम उनको बायबैक कर चुके हैं। ठीक है, तो CRR इसीलिए आता है। अब CRR क्रिएट तो हो गया, क्या ये CRR का कोई यूज होता है? CRR का सिर्फ एक ही यूज होता है, सिंगल यूज होता है, उसको बोलते हैं बोनस। तो CRR आप बोनस में यूज कर सकते हो। तो अगर आपने CRR बोनस में यूज कर दिया तो फिर सर वापस से वो इनसिक्योर नहीं हो जाएंगे? आपने तो CRR क्रिएट किया था, वापस से आपने CRR यूज कर दिया। बेटा CRR यूज करने से उनकी इनसिक्योरिटी कम नहीं होगी, डोंट वरी, मतलब उनकी इनसिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि CRR जब आप यूज करते हो तो आप एंट्री करते हो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब CRR डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वो CRR बदल के शेयर कैपिटल में चला जाता है, जिससे आपकी असेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर रिजर्व्स रखे हैं तो रिजर्व्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? असेट्स के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, राइट? रिजर्व्स आपके असेट्स के या फिर कैश के फॉर्म में होते हैं। तो आप जब बोनस देते हो तो आपका कैश वैश तो कम हो नहीं रहा है, आपकी कोई असेट तो कम हो नहीं रही है, आप सिर्फ CRR को रिवर्स करके शेयर कैपिटल में पैसा डाल रहे हो। आपके असेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब तक आपकी असेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक आपके आउटसाइड लायबिलिटीज इनसिक्योर नहीं होंगे।
So इसीलिए we can use CRR. So the priority is, first of all you have to use CRR, second you have to use security premium, then you have to use general reserve, third you have to use, fourth you have to use P&L. एंट्री क्या होती है? CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर शेयर पार्टली पेड है तो आप तब तक बोनस नहीं दे सकते हो जब तक आप उसको फुली पेड ना कर दो, तो इसलिए आपको पहले फुली पेड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, ठीक है। अच्छा, क्या बोनस देने से इस ऑथराइज कैपिटल पर इफेक्ट पड़ सकता है? डेफिनेटली इफेक्ट पड़ सकता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना तो नहीं चाहिए। अगर आपका ऑथराइज कैपिटल बढ़ रहा है तो आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ा के फिर बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, बट ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की कोई एंट्री नहीं होती, वो तो डॉक्यूमेंट्स में होता है, ठीक है सर। ये था बोनस का एक बेसिक ओवरव्यू कि हमने जो बोनस में किया। बोनस की एंट्रीज करने के कारण हमारे बैलेंस शीट पर कहां कहां असर पड़ेगा। मेरा यह मानना है आपको सोचना चाहिए कि असेट साइड और लायबिलिटी साइड, आपको दोनों तरफ सोचना चाहिए कि कहां कहां फर्क पड़ेगा। सो जो बोनस इश्यू करने से आप अपने रिजर्व्स को गिरा रहे हो और आप अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हो, पर आप अपना कैश पे नहीं कर रहे हो, तो टेक्निकली बोनस इशू करने से आपके बैलेंस शीट के असेट साइड पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कोई असेट जा नहीं रही और आ नहीं रही, ना आपके पास पैसा आ रहा है ना आपके पास पैसा जा रहा है, तो आपके असेट साइड पर बोनस इशू के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बट आपकी लायबिलिटी साइड और इक्विटी साइड में आपका रिजर्व्स गिर जाते हैं और आपका शेयर कैपिटल उतने से बढ़ जाता है, तो टेक्निकली आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ही फर्क पड़ता है, आपके असेट साइड में बोनस इशू के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था बोनस का फंडा। बाकी जो बोनस के जो बेसिक लॉ वाले चीजें थी वो तो आप खुद एक बार खुद ही रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं राइट इशू पे। सर ये राइट इशू क्या होता है? राइट इशू, जैसे बोनस इशू हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, वैसे ही राइट इशू भी हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देते हैं। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्यों दिया जाता है? सिंपल सी कहानी है, अगर कंपनी पब्लिक्स में नए शेयर इशू करना चाहती है और ज्यादा शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी शेयर इशू क्यों करना चाहती है? क्योंकि कंपनी को पैसे चाहिए। बोनस की बात छोड़ दो, कंपनी को पैसे चाहिए। कंपनी चाहती है कि पैसे मिले मार्केट से तो हम अपने बिजनेस में पैसा लगाएं और फिर बिजनेस ग्रो हो तो हम आपको पैसे कमा के दें। तो जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक इशू करती है, नए शेयर इशू करती है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, कंपनी लॉ कहता है कि आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा कि क्या आप शेयर लेना चाहते हो। अगर वो मना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कंपनी पब्लिक से शेयर इशू करवा सकती है। बट अगर कंपनी पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस राइट को, जो उनको राइट मिला है कंपनी से कि वो शेयर खरीदना चाहते हैं कि नहीं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उस राइट को अवेल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करता है। और इसी चीज को बोलते हैं राइट इशू। सो राइट इशू का मतलब होता है जब कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही है कि तुम अगर चाहो तो हमसे शेयर ले लो। जनरली राइट इशू कंसेशनल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर किया जाता है, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा कंसेशनल प्राइस पे ऑफर किया जाए। अब जो लेने वाला है, जिसको ऑफर मिला, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो कंपनी का वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले और वो राइट इशू अवेल कर ले, जिससे वो और भी ज्यादा शेयर परचेज कर लेगा और थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज कर सकता है। इससे कंपनी को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? कंपनी एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिंपली। और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। सर प्रीमियम पे क्यों इशू करोगे? आपने तो बोला कि डिस्काउंट पर। बेटा ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है जो तुमने सीपीटी में या फिर फाउंडेशन में डिस्काउंट पड़ा था। डिस्काउंट मतलब बेसिकली आज अगर मेरा शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपए का, ठीक है ना, पर मार्केट में मेरे शेयर की वैल्यू है 90 रुपए, मेरा फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपए का, मार्केट में शेयर है 90 रुपए, तो 80 रुपए प्रीमियम बनता है कहीं ना कहीं। तो मार्केट में शेयर 90 रुपए का है, बट मैं तेरे को ऑफर कर रहा हूं कि तू चाहे तो मुझसे ये शेयर 40 रुपए का खरीद सकता है, 40 रुपए का खरीद सकता है, क्योंकि तू मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। फिर भी 40 रुपए में भी 10 रुपए क्या हुआ? फेस वैल्यू, और 30 रुपए क्या हुआ? आपका प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है, ये वाली हो गई बात। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है
तो उसको एक और ऑप्शन है कि वो ये राइट किसी और थर्ड पार्टी को सेल कर दे। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी के शेयर्स ना खरीदे, राइट इशू ना ले, और ये राइट वो किसी और पब्लिक में किसी और को बेच दे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा उसको ये होगा कि वो राइट किसी और को बेचेगा तो थोड़ा बहुत उसको पैसा मिल जाएगा, और खरीदने वाले को ये राइट का फायदा क्या मिलेगा? अगर कंपनी कुछ कंसेशनल प्राइस पे शेयर इशू कर रही है तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है जो वो राइट खरीद रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, उसके पास एक चॉइस हो जाएगी कि यार मैं सस्ता शेयर खरीद लूं। तो इस पूरे सिनेरियो में मैंने आपको ये बताया था राइट इशू में कि बेटा तीन टाइप के प्राइसेस होते हैं। एक होता है राइट इशू प्राइस, मतलब जो कंसेशनल प्राइस होता है, सस्ता प्राइस होता है जो ऑफर किया जाता है। दूसरा होता है कम राइट प्राइस, और तीसरा होता है एक्स राइट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि एक राइट इशू प्राइस होता है और आपको क्वेश्चन में कम राइट प्राइस दिया रहेगा। ये कम राइट प्राइस का मतलब क्या होता है? कम राइट प्राइस का मतलब होता है शेयर का एक ऐसा प्राइस जिसमें राइट का एडवांटेज जुड़ा हुआ है। मतलब मैं अगर बोलूं कि शेयर का कम राइट प्राइस 90 रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज एक आम जनता, पब्लिक 90 रुपए देने को तैयार है शेयर खरीदने के लिए, क्योंकि अगर वो शेयर खरीद लेगी 90 रुपए में तो उसको राइट इशू का भी एडवांटेज मिल जाएगा, आगे चल के उसको राइट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग राइट, मतलब एक ऐसा प्राइस जिसमें राइट इशू का एडवांटेज नहीं है, जो कोर एक प्राइस है शेयर का। तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ता है। एक्स राइट प्राइस हमने निकालना कैसे सीखा था? एक्स राइट प्राइस हमने निकालना सीखा था ना, ये रहा। एक्स राइट प्राइस हमने निकालना कैसे सीखा था? ये वाला। एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि भाई राइट इशू करने से पहले हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर रखे हैं, ठीक है ना। कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स रखे हैं, आप अपनी कॉपी निकाल सकते हो। हमारे पास राइट इशू करने से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स रखे हैं इनटू कम राइट प्राइस, प्लस राइट इशू करने के कारण हमारे पास कितने पैसे आएंगे, राइट इशू प्रोसीड्स मतलब राइट शेयर्स इनटू राइट इशू प्राइस, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। तो इससे हमारा आ जाएगा एक्स राइट वैल्यू। तो अब कम राइट वैल्यू और एक्स राइट वैल्यू हमें इन दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। क्यों? मैं मान लीजिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं कंपनी का, मुझे ऑफर मिला कि मैं कंपनी से शेयर परचेस कर सकता हूं सस्ते में, पर मुझे वो ऑफर नहीं चाहिए, मैं वो ऑफर बेचना चाहता हूं। तो वो ऑफर मैं कितने में मैक्सिमम बेचूंगा ताकि ना मुझे नुकसान हो, ना मुझे ज्यादा ओवर फायदा हो, और मैं जिसको बेच रहा हूं ना उसको नुकसान हो ना ओवर फायदा हो। तो वो जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। मैं कितने में बेचना चाहता हूं उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। और ये वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकाली जाती है? कम राइट माइनस एक्स राइट। वैल्यू ऑफ राइट निकालने का तरीका क्या होता है? कम राइट माइनस एक्स राइट, कम राइट माइनस एक्स राइट। सो कम राइट माइनस एक्स राइट हम करते हैं तो क्या आ जाता है? वैल्यू ऑफ राइट। ये वैल्यू ऑफ राइट का मतलब कितने प्राइस पर मैं बेचूंगा। मतलब अगर शेयर की कम राइट प्राइस 90 रुपए है और एक्स राइट प्राइस 70 रुपीज है, तो हाईएस्ट मैं 20 रुपीज में ये राइट को सेल कर सकता हूं किसी पार्टी को। आई बात समझ में कि नहीं? किसी भी पार्टी को मैं ये 20 रुपीज में राइट सेल कर सकता हूं। 20 रुपीज वो मुझे पे कर देगा, बाकी वो कंपनी को पे करेगा। कंपनी को वो कितना पे करेगा? कंपनी को वो पे करेगा जो भी राइट इशू प्राइस चल रहा है। मान लीजिए राइट इशू प्राइस चल रहा है 60 रुपीज, तो वो कंपनी को पे करेगा 60 रुपए और मुझे पे करेगा वो 20 रुपए। तो अल्टीमेटली 80 रुपए का वो शेयर उसको पड़ेगा, जबकि मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है? 90 रुपए का। फिर भी वो फायदे की सिचुएशन में है। आई मेरी बात समझ में? सो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ राइट निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए आपको दो प्राइसेस चाहिए, कम राइट माइनस एक्स राइट। आपको क्वेश्चन में एक्स राइट नहीं दिया रहेगा तो आपको एक्स राइट निकालना पड़ेगा, और एक्स राइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट प्राइस प्लस टोटल राइट इशू प्रोसीड्स मतलब नंबर ऑफ राइट इशू इनटू राइट इशू प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो इस तरीके से अपन एक्स राइट वैल्यू निकालते हैं और एक्स राइट वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपन कम राइट वैल्यू से। तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है वैल्यू ऑफ राइट। और वैल्यू ऑफ राइट क्या होती है? जो हम थर्ड पार्टी से वसूल कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका राइट इशू। राइट इशू की अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली।
इसी के साथ आपका ये चैप्टर का एक ओवरव्यू भी हो गया, एक रिवीजन हो गया। जो मैंने वादा किया था फेस टू फेस वाले बच्चों के साथ कि मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम नहीं कर पाए। अभी वो रिवीजन हो गया। इस पूरे टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया और पूरे चैप्टर का हमने एक रिवीजन किया, राइट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है। हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट कि आपको अभी कुछ बुक्स और मिलने वाले हैं, बट मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि वो आपको बुक कब मिलेंगे। कृपया करके बार बार कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हो, फेस टू फेस वाले बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, पेन ड्राइव वाले नहीं, तो पेन ड्राइव वाले को जोड़ना भी नहीं है। या पेन ड्राइव वाले अलग से मुझे मैसेज ना करें, सर वो आपने बुक का बोला था, बुक दूसरी कौन सी मिलनी है आपको। मैं जब मुझे लगेगा कि मुझे आपको बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक और आगे के और चैप्टर्स की बुक्स, तो मैं आपको तब प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। तो डोंट आस्क मी एवरी टाइम और डोंट कॉल ऑन वी स्मार्ट मोबाइल नंबर्स की सर हमें जय सर ने बोला था कि एक्स्ट्रा बुक्स मिलेंगी। वो आपको समय पर मिल जाएंगी बिना आपको पूछे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।